जब एंगेजमेंट होती है और एंगेजमेंट से शादी के टाइम के बीच में अगर वो एंगेजमेंट टूट जाए तो क्या लड़की वाले लड़कों पे किसी भी तरह के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि सर आपने शादी का वादा किया, हमने आपके लिए मैरिज हॉल बुक कराए, इतने खर्चे किए, तो वो आपने हमारे साथ चीटिंग करी? क्या ऐसा कराया जा सकता है? आज के इस डिटेल वीडियो में जानेंगे इसके पीछे का कानून और आपको अवगत कराएंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट से जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, नीचे एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किन कंडीशन में चीटिंग को माना जाता है और किन कंडीशन में चीटिंग को नहीं माना जाता। 2024 में राज कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका नाम का जजमेंट आया। नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स ये हैं, यहाँ पर लड़की के घर वाले उससे शादी करने के लिए उसके लिए एक पार्टनर ढूंढते हैं। उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है, दोनों की बात पक्की हो जाती है और एंगेजमेंट कर दी जाती है। अब जब एंगेजमेंट हो जाती है तो उसके बाद शादी के लिए बात आगे बढ़ती है। जब शादी के लिए बात आगे बढ़ती है तो वो लड़की के घर वाले उसके लिए एक मैरिज हॉल बुक करते हैं कि जहाँ उन्हें शादी करनी होती है, और इस हेतु वो 75,000 रुपये भी उस मैरिज हॉल वाले को डिपॉजिट करवा देते हैं। इसी बीच लड़की के घर वालों को पता लगता है कि उस लड़के ने कहीं और शादी कर ली है। अब वो शादी तो होने से रही, तो अल्टीमेटली लड़की और लड़की के घर वाले 406, 420 और 417 आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और ये कहते हैं कि साहब इन लड़के वालों ने हमारे साथ चीटिंग करी है, इनका इंटेंशन था हमें ठगना, इनके कारण से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, इनके खिलाफ एफआईआर चलनी चाहिए और ट्रायल चलनी चाहिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, लड़के के घर वाले पहुंचते हैं हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी पिटिशन में। वो एफआईआर क्वेश्चन की पिटिशन लगाते हुए इस बात को चैलेंज करते हैं कि हमारा कोई इंटेंशन उनको चीट करने का नहीं था। अगर हमारी एंगेजमेंट हम आगे नहीं रखना चाहते या हम उससे शादी नहीं करना चाहते तो ये किसी भी तरह का अपराध नहीं हो सकता। अल्टीमेटली हाई कोर्ट उनकी कुछ हद तक बात को स्वीकार करती है और 406 और 420 आईपीसी में एफआईआर को क्वैश कर देती है। हाई कोर्ट ये कहती है कि 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो तब होता है जब आप कोई अपनी किसी को प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करें। तो यहाँ पे लड़के वालों ने तो कोई भी उनसे प्रॉपर्टी किसी भी तरह की मांगी नहीं, देयर वाज नो एंट्रस्टमेंट, सो हाउ इट कैन बी 406 आईपीसी। वहीं अगर हम बात करें चीटिंग की यानी 420 की, तो वो भी नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज़ नो डिलीवरी। तो हम 406, 420 तो नहीं मान रहे, लेकिन हाँ लड़के के कहने पर वो लड़की वालों ने एक मैरिज हॉल बुक कराया, 75,000 रुपये का डिपॉजिट कराया, तो 417 आईपीसी की जो धारा है वो तो उनके खिलाफ चलेगी क्योंकि इन्होंने चीटिंग तो की है। चीटिंग की है तो एफआईआर चलेगी, इसलिए हम उस हद तक एफआईआर को क्वैश नहीं करते। इस बात से एग्रीव्ड होकर वो लड़की के घर वाले पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब वो पिटिशन फाइल करते हैं और जब अपनी बात को आर्ग्यू करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे 417 आईपीसी भी कैसे बनेगा। सामने वाली काउंसिल जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपके कहने पे हमने पैसा जमा कराया, आपने हमको धोखा दिया है, इट्स अ केस ऑफ चीटिंग, सो एफआईआर क्वैश नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को जानने के बाद अपने कंक्लूजन पाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 417 आईपीसी को जानने से पहले हमें उसकी बेसिक डेफिनेशन जो 415 आईपीसी में दी गई है उसको जानना होगा। आम भाषा में कही जाने वाली चीटिंग और भारत के कानून में परिभाषित चीटिंग, दोनों में रात दिन का अंतर है। हम जो आम भाषा में कहते हैं कि किसी पर्सन ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली, चीटिंग करी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कानून की भाषा में चीटिंग हो। कानून के हिसाब से कुछ 2-3 उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो प्रूव करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि किसी पर्सन ने आपको इंड्यूस किया कि आप कोई काम करें या कोई काम ना करें। दूसरा, उस इंड्यूसमेंट के बाद आप कोई ना कोई चीज़ उनको डिलीवर कर रहे हो, यानी अगर कोई पर्सन आपको इंड्यूस करता है कि आप उसको वो डिलीवर करें तो चीटिंग का एक इंग्रेडिएंट फुलफिल होता है। साथ में एक ये भी इंग्रेडिएंट होता है कि इससे एक पार्टी को रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए और दूसरी पार्टी को रॉन्गफुल गेन होना चाहिए। यानी आपके इंड्यूसमेंट से आप कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करते हैं और उससे एक पार्टी को लॉस होता है और एक पार्टी को गेन होता है, तो ये चीटिंग की डेफिनेशन में आता है। और इसमें एक और फंडामेंटल इंग्रेडिएंट होता है, वो ये होता है कि अगर आप किसी के खिलाफ चीटिंग की एफआईआर करवा रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस पर्सन का सिंस बिगिनिंग यानी फर्स्ट डे से ये इंटेंशन था कि वो आपको चीट करना चाहता है, तो वो चीटिंग होगा। यानी अगर अगला पर्सन ये शो कर दे कि मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन उसको चीटिंग करने का नहीं है फर्स्ट डे से, तो वो चीटिंग के दायरे से बाहर आ जाएगा।
वो किस में आएगा? वो आएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। कई बार हम देखते हैं कि आपस में 2 जनों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट ड्राफ्ट होते हैं, अगर बातचीत नहीं बैठती है या कुछ ब्रीच होता है तो रादर देन फाइलिंग सिविल सूट जो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होता है, हम देखते हैं कि 406, 420 आईपीसी के एफआईआर दर्ज करते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी करी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट्स में बात को क्लैरिफाई किया। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग में रात दिन का अंतर है। चीटिंग को शो करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सिंस इंसेप्शन देयर वाज एन इंटेंशन टू चीट यू, यानी शुरुआत से आपका इंटेंशन किसी को चीटिंग करने का हो। अब आते हैं वापस इस केस के फैक्ट्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लड़के वालों के कहने पे लड़की वालों के घर वालों ने 75,000 रुपये डिपॉजिट कराया, शादी की तैयारियां शुरू करी, तो वहाँ पे उस लड़के का इंटेंशन ये नहीं था कि उन्हें चीटिंग करनी है, या उसका इंटेंशन ये नहीं था कि उनके 75,000 रुपये खर्च करवाने हैं। अगर बात नहीं बनती है या बात नहीं बैठी या उसने कहीं और शादी कर ली तो ये आम भाषा की चीटिंग हो सकती है, लेकिन भारत के कानून में जो चीटिंग की परिभाषा दी गई है उसकी परिभाषा में ये नहीं आती। इसलिए 415 की डेफिनेशन से बाहर है। जब 415 की डेफिनेशन से बाहर है तो 417 आईपीसी भी इन पे इम्पोज नहीं कर सकते। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 417 आईपीसी की हद तक भी इस एफआईआर को क्वैश कर दिया, यानी कुल मिला के उन पर किसी भी तरह की कोई एफआईआर नहीं चलेगी और एफआईआर को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें और इस कानून से और जजमेंट से हमें एक बात पता लगती है कि अगर आपका इंटेंशन शुरुआत से चीट करने का नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है, या फॉर एग्जांपल शादी के लिए आप एंगेजमेंट करते हो और बाद में जाके वो शादी कन्वर्ट नहीं होती है, तो कोई भी पर्सन आपके खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। अगर कराए तो आप इस जजमेंट को यूज़ करिए, उससे आप एफआईआर क्वैश करवा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।